नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में महाभारत अभी बाकी है और आज महाराष्ट्र की राजनीति का असली खेल नजर आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजित पवार ने 5 जुलाई यानी कि आज एनसीपी के सभी एमपी, एमएलए, एमएलसी, पार्टी जिला प्रमुख और राज्य प्रमुखों की बैठक बुलाई है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी अपने सभी नेताओं को हाजिर रहने का संदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने अपने सभी नेताओं को शपथ पत्र साथ में लाने को कहा है। पर सवाल यह है कि संख्या बल किसके पास ज्यादा है? क्या अजित पवार ने जितने विधायकों का जो दावा किया था आज उसका शक्ति प्रदर्शन होगा? क्या शरद पवार को विधायकों का साथ मिलेगा? आज महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजित पवार, शरद पवार दोनों ही गुटों की तरफ से बैठकें बुलाई गई है। शक्ति प्रदर्शन में किसकी जीत होगी? देखिए, शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन आंशिक तौर पर। जिस तरीके से इन दोनों ने अपने अपने बैठकें बुलाई अलग अलग जगहों पर, उसका मतलब है कि जो इनविटेशन दिया गया है, सारे जिला अध्यक्ष आएंगे, कार्यकर्ता भी बुला लो, उसके साथ एमपी, एमएलए, एमएलसी, सारे लोगों को इनवाइट कर दिया, सब लोग यहां पर आओ। ये उसी तरीके से है जैसे शिवसेना जब टूटी थी, एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर गए थे, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक बुलाई और मीडिया वाले से लेकर दूसरे को पता ही नहीं चला कि कितने विधायक मातोश्री के अंदर गए, कब बाहर आए। संख्या का कुछ भी अनुमान किसी ने नहीं लगाया, बस यही होता रहा। आज 30 विधायक शिंदे के साथ हैं, कल 35 विधायक हो गए, फिर 40 विधायक हो गए। कितने विधायक हैं वो काउंटिंग तो विधानसभा के सत्र के दौरान होगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, विधायकों को सिर्फ नहीं बुलाया, सांसद इतने हैं नहीं कि सांसदों के लिए बुलावा अलग से होता। इन लोगों ने क्या किया है कि सारे के सारे पार्टी के जिला स्तरीय नेता, संगठन के नेता, सब लोग इकट्ठा आ जाओ। अब जब ये बैठक हो रही है तो ऐसा संभव नहीं है कि अजीत पवार की बैठक में भी 50-100 लोग नहीं रहेंगे, शरद पवार के साथ बैठक में भी 100-50 लोग नहीं रहेंगे। किसी को यह पता ही नहीं चलेगा और न ये पता करने देंगे कि कितने विधायक, कितने सांसद हमारे साथ हैं और एमएलसी हमारे साथ हैं, क्योंकि खेल तो एक दिन पहले से ही हो चुका है। जब एनसीपी के दफ्तर का इनॉग्रेशन था, उसमें क्या हुआ? शरद पवार तो नहीं पहुंचे, अजीत पवार गए, अजीत पवार ने उद्घाटन किया। वहां पर शरद पवार की तस्वीर भी रखी हुई थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी शरद पवार ही हैं। जैसे कि अंतिम समय तक एकनाथ शिंदे ये बोलते रहे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी भी उद्धव ठाकरे ही हैं। उद्धव ठाकरे की बात हो रही थी। ये सारे कानूनी दांवपेच है जो शरद पवार को अब सलाह मिल रही है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी से। शरद पवार ने तो तस्वीर रखने को लेकर नाराजगी जाहिर कर दी। बिल्कुल वही बात है कि शरद पवार ने कहा, जो मेरे विचार से सहमत नहीं है उसको हम अपनी तस्वीर रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अब शरद पवार का विचार क्या है ये सोचना पड़ेगा। शरद पवार की विचारधारा क्या है? वो कहते हैं हमारी विचारधारा सेकुलर विचारधारा है। अब जिस उद्धव ठाकरे के साथ तुम गठबंधन बनाए हुए हो, वही उसी पार्टी का एक धड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया तो आपके विचारधारा में खलल पड़ गई। लेकिन आपने जो सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ के रखा है, उस चादर के साथ आप उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करते हो, उद्धव ठाकरे को सीएम बनाते हो, जिस पार्टी का आधार ही हिंदुत्व है। बाला साहब ठाकरे को पहले ऐसे नेता थे उस समय, उस दौर के, जिनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी गई, जो बार बार ये कहते थे कि हम बाबरी मस्जिद को ढहाने में बड़ी भूमिका हमारी है, कोर्ट को जो करना है कर ले। सजा मिली, उनको वोट देने का राइट खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो अड़े रहे। उस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो और कह रहे हो कि हम अभी भी सेकुलर हैं, और अजीत पवार अगर उसी के एक खेमे के साथ चले जाते हैं तो तुम हमारे विचारधारा से अलग हो। दूसरी बात, विचारधारा की बात जहां पर शरद पवार के लिए है, शरद पवार की एक विचारधारा बहुत सुदृढ़ रही है शुरुआती दौर से, वो है धोखेबाजी का, मौका परस्ती का। अब धोखेबाजी की बात जहां तक है, कांग्रेस में
YV चौहान सेंटर में जहां पर आ रहे हैं, कल उन्होंने दूसरे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इन लोगों को, यशवंतराव देशमुख, जो अपना आदर्श मानते रहे कुछ लोगों को, और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस से अपनी कैरियर शुरुआत की। किस मुद्दे पर कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा था? इन्होंने कांग्रेस को सोनिया गांधी के साथ झगड़े के लिए छोड़ा था कि सोनिया गांधी जो सीताराम केसरी को अध्यक्ष बना के रखी है, उसके बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, विदेशी मुल्क की है। कांग्रेस तो वही थी, कांग्रेस का अध्यक्ष बाद में सोनिया गांधी ही बनी, और ये सोनिया गांधी से 1 to 1 फाइट कर रहे थे। वहां पर इन्होंने कांग्रेस तोड़कर अलग पार्टी बनाई, एनसीपी, और उसके बाद मौका परस्ती, ये तो धोखा हुआ। उसके बाद मौका परस्ती इतनी कि उससे अलग हुए हैं विचारधारा के आधार पर कि विदेशी मुल्क की एक महिला जो है वो पार्टी के कमान संभाले हुए है, तो हम उस पार्टी के साथ कैसे रह सकते हैं। दूसरे तरफ जैसे ही चुनाव हुआ, इनको सत्ता चाहिए, और उसके बाद उसी कांग्रेस से गठबंधन किया, और अभी तक कांग्रेस से गठबंधन निभा रहे हैं। अब उनके विचारधारा में वो विदेशी मुल्क की महिला कांग्रेस पर कब्जा करके नहीं रखी हुई है। मतलब जो विचारधारा शरद पवार की है, यानी गद्दारी और मौका परस्ती की, उस विचारधारा से तो अजीत पवार थोड़े अलग जरूर हैं। लेकिन शरद पवार इतने बड़े नेता है, इतने सालों से उनका एनसीपी में कब्जा है, आज उनके साथ अगर विधायक साथ है तो क्यों नहीं वो एक साथ एकजुट आ जाते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं? क्या उसके लिए तारीख की जरूरत पड़ गई, विधायकों को इनविटेशन देने की जरूरत पड़ गई, या असली कहानी ये है कि शरद पवार के पास विधायकों का समर्थन ही नहीं? बिल्कुल असली कहानी यही है कि शरद पवार के पास विधायक नहीं है। जब उनके सबसे करीबी लोगों में से एक एक करके टूट गया। कौन कौन लोग थे? अजीत पवार अभी तक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में संगठन देख रहे थे, एनसीपी का पूरा काम अजीत पवार देखते थे, इसीलिए शरद पवार को मौका मिलता था कि दिल्ली में आके खिचड़ी पका सके। अगर महाराष्ट्र में संगठन कोई देखने वाला ना होता, अगर सुप्रिया सुले में इतनी क्षमता होती, तो क्या शरद पवार अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाते, बार बार डिप्टी सीएम बनाते? वो सुप्रिया सुले को अगर चेहरा के तौर पर एक फेस वैल्यू देते और एनसीपी का चेहरा बनाते महाराष्ट्र के अंदर, तो वो सुप्रिया सुले को ही डिप्टी सीएम बनाते, क्योंकि अजीत पवार संगठन में काम कर चुके हैं, वो चेहरा हैं, और उनके पास दूसरा मौका ही इस आधार पर मिला कि सब लोगों को इकट्ठा करो, विधायकों की संख्या दिखाओ। ये हुआ कैसे? अचानक से तो नहीं हुआ। पहली बार मौका 2019 में मिली थी, उसके बाद 29 जून को एक बैठक होती है। फडणवीस भी थे, एकनाथ शिंदे थे, और अजीत पवार थे, साथ में अमित शाह भी थे। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि भाई हमको एक और मौका दीजिए, क्योंकि पिछली बार हमने आपको निराश किया था। अब ये निराश जो किए थे, तो दूसरे मौका कैसे दिया जाएगा, उसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे साथ इस बार विधायक हैं, हमारे साथ पार्टी है, और हम इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत हमें होगी। उसी तरीके से जैसे शिंदे को आपने कानूनी लड़ाई में सहयोग दिया, जिस तरीके से अपने एक्सपर्ट को उनके साथ बिठाया, उनको समझाया, अब पूरा का पूरा मामला वही चल रहा है। अजीत पवार ने पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया, उस पर कब्जा कर लिया, सिंबल पर भी उनका कब्जा होगा। पार्टी से जो शरद पवार को बताते रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब शरद पवार करें क्या क्या करेंगे, क्योंकि इस्तीफों का दौर और दोनों को हटाने का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। जयंत पाटिल को हटा के सुनील तटकरे को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल बार बार कर रहे हैं ये शरद पवार ने ही तो हमें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, मेरे पास भी ऑथोरिटी है, हम भी करके दिखाएंगे। तो पूरा का पूरा मामला जो है अब कानूनी दांव पेच में फंसा है, जिसमें शरद पवार पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं। एक और सवाल मेरा आपसे, आज जो बैठक होनी है उसमें शरद पवार ने सभी को शपथ पत्र लेकर आने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि शरद पवार को अब किसी के ऊपर भरोसा है नहीं। सुप्रिया सुले के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, जयंत पाटिल के ऊपर भी भरोसा नहीं है, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। जैसे धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी लोग भी साथ छोड़ते चले गए, एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए और अब तक हो रहे हैं, वैसे ही एनसीपी में होना है। अचानक से एक दो दिन में यह फैसला नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। और अभी चूंकि विधायक और सांसद की संख्या गिनी जाएगी, वो भी संख्या इन बैठकों में नहीं होगा। ये तो चाह रहे हैं
फर्जी दस्तखत करवाएं उसी तरीके से जैसे कि उद्धव ठाकरे ने करवाया था, और पूरा बंडल चुनाव आयोग के पास भेज दिया। सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, लाखों में जो पर्चे छपवाए गए उसको ट्रक से बाहर भी नहीं निकाला गया कि हमें इसकी संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए विधायक और सांसद एमएलसी की संख्या। पार्टी के संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष तक है उसकी संख्या चाहिए। यही बात यहां पर होनी है। अब ये दौर चलेगा कभी अजीत पवार के साथ, जैसे कोल्हे ने पहले अजीत पवार को समर्थन दिया, फिर वो शरद पवार के साथ बातचीत करते नजर आए, और फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा अब हम सांसद ही नहीं रहेंगे, रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि जो एक किच पे चल रहा है चाचा भतीजे के बीच, अब हमको सांसद ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। अब 6 महीना 5 महीना का टाइम बचेगा, वो अगर रिजिग्नेशन भी दे देते हैं तो उपचुनाव होना नहीं है कुछ समय के बाद, और फिर वो चुनाव में ही जाना है। जो देखेगा जिसका प्रभारी है उसके साथ जाएगा। यही राजनीति चल रही है। और शरद पवार ने एक तरीके से इस उद्घाटन समारोह में न जाके कह दिया कि अजीत पवार का पार्टी के ऑफिस पर कब्जा है। ये मोरल सवाल, मोरलिटी का सवाल जो उठाया जाता है, इसका मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया है। कोशिश कर रहे हैं, रात भर फोन करते रहे, बैठकों का दौर रहा, और उसमें कई विधायकों ने फोन ही ना उठाया, तो इनके साथ समर्थन नहीं है। और इसलिए बड़े स्तर पर ये लोग बैठ के बुला रहे हैं कि वहां पर मीडिया को भी पता ना चले, किसके किसके चेहरे पर कैमरा रख के कहेंगे ये विधायक है, ये सांसद है, या फिर ये पार्टी का जिला अध्यक्ष है। इसीलिए ये भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और शरद पवार इसमें पूरी तरीके से हार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि अजीत पवार अपने चाचा को सियासी मात दे पाते हैं या एक बार फिर शरद पवार बागियों पर भारी साबित होते हैं। पर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम जारी है, अजीत पवार को जिस तरह से विधायकों का साथ है, समर्थन है, उससे लगता है अजीत पवार के सामने शरद पवार सरेंडर कर देंगे और अजीत पवार पूरे तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर कैपिटल टीवी की नजर बनी है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।